जय हिंद। मैं आपका टीचर, आपका बड़ा भाई, किसी किसी का छोटा भाई, आपका दोस्त वरुण चंद्र राजपूत। वेलकम टू माइंड स्पार्क। आज हम चालू कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसपीपी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो है एलिमेंट्री कंसेप्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक देखा जाए तो हमारा एलिमेंट्री कंसेप्ट्स, मतलब बेसिक चीजें क्या होती है BEE के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक चार्ज क्या होता है। जैसे अगर हमने सुना, जैसे हमने वर्ड चार्ज सुना तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। हमें पता है कि एटम के 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें सबसे बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अगर वो पूछा जाए तो हम लोग क्या पता है कि सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। पर ये जो कूलम है उसका मतलब क्या है? इसी का उल्टा। क्या सर? एक कूलम का मतलब है चार्ज ऑफ 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। तो ये दो नंबर्स याद रखना। अब इलेक्ट्रॉन समझ गया, चार्ज समझ गया। अब आगे आते हैं। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है ईएमएफ का। ईएमएफ क्या होता है बताता हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझो मेरे पास एक पानी की टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये सेम एनालॉजी पकड़ना कि ये एक मेरे पास कंडक्टर है जिसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस पे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो सरफेस पे है, जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये समझना, दोनों एनालॉजी के साथ है। अगर मैंने यहां पे एक मोटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक मोटर लगाया, तो वो क्या करेगा? सर ये पानी को पंप करेगा, एक पाइप में पानी को पंप करेगा। उसी तरीके से अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें मैंने एक सेल लगा दिया, ये क्या है? नथिंग बट सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब ये क्या करेगा? ये यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको पुश करेगा इस डायरेक्शन में। तो ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? एन इलेक्ट्रिकल एफर्ट रिक्वायर्ड टू ड्रिफ्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा होगा? हमेशा हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी एनालॉजी के साथ हम बोल सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। ये है इसका मतलब हुआ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका चार्ज का पहले चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, जो मैंने पहले बोला। अब ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स। याद रखना, ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट्स। इसमें आगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अभी से बता के रख रहा हूं कि ईएमएफ का भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। अब यहां पे क्या हुआ? ईएमएफ ने क्या करवाया? ईएमएफ के पास ताकत थी, उसने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा दिया। जैसे अगर हमने दुकान में जाके सेल लिया, हम जब सेल लेते हैं दुकानदार को क्या बोलते हैं कि भैया मुझे 2.5 वोल्ट का या 5 वोल्ट का सेल दे दो। तो जो हम लोग बोलते हैं कि सर वो 2.5 वोल्ट का और 5 वोल्ट का जो सेल है वो क्या है? नथिंग बट द ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब उसकी क्षमता कितनी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करा सकता है। अब जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज के ही जब चार्ज मूव करता है तब बनता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब फर्क कितना है? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट हमारा मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते कैसे हम लोग? आई से। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर्स। सिंबल, ऐसा यूनिट और डिनोशन हमेशा याद रखना हर चीज का। चार्ज हो गया, ईएमएफ हो गया,
करंट समझ गया। अब एक और एग्जांपल देके बताओ, समझो अगर यही सर्किट में मेरे इस पॉइंट से अगर 10 कूलम चार्ज 10 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, या 100 समझो 100 कूलम चार्ज 10 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो उसका करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर्स। तो रिलेशन समझ गया, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब रेट ऑफ, हमेशा समझ लेना कि रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, पर टाइम। इतना क्लियर है सबको। चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ईएमएफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट है हमारा चार्ज और करंट हो गया। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, मतलब 1 कूलम पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब अगला कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, वो समझते अच्छे से। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हम सबको पता है कि हर एक चीज की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम लोग मैकेनिकली बात की तो मेरी भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, बट क्या अभी मैं ग्राउंड पे रेस्ट पे हूं तो मेरी पोटेंशियल जीरो होगी, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मैकेनिकल वर्ल्ड में। इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में क्या होता है, हम सबको पता है कि सर हर चार्जेस के पास क्या होता है, हर चार्जेस के पास होते हैं उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हर चार्जेस के पास उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट्स होती है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब बेसिकली होता है कि अगर समझो मेरे हाथ में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, उसको मुझे कहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कहां से, इन्फिनिटी से। समझो यहां पे मेरी इन्फिनिटी मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, वहां से अगर मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे समझो मेरे पास एक यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, मेरे को बेसिकली बताओ कि यहां से यहां लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा कि यहां से यहां लाने में ज्यादा काम करेगा। डिस्टेंस से मत देखो, उसके पोजीशन से देखो। यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे हम लोग कम काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वैसे ही टेंडेंसी है इसकी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहां पे रिपल्शन होगा तो मुझे यहां पे लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ब्रिंगिंग इट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। हमेशा अगर कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमेशा किसी एक पॉइंट पे स्पेसिफाई किया जाता है कि मेरे को बताओ कि इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी होगी, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, वैसे पॉइंट पे स्पेसिफाई किया जाता है। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, समझो मेरा ये पॉइंट ए है, समझो मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट है बी पॉइंट। अब मेरे को बताओ ए पॉइंट या बी पॉइंट, इन दोनों में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी ज्यादा होगी। सर ऑफ कोर्स एक ही होगी, क्योंकि हमें यहां इस पॉइंट को यहां लाने में ज्यादा काम करना पड़ा। तो वैसे ही अगर मैंने ई ए लिखा, ई का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ई बी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब अगर मैंने इनका डिफरेंस निकाल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी, तो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब बेसिकली क्या हुआ, डिफरेंस
difference in the electric potential between 2 points, difference in the electric potential of 2 points is called the potential difference of those 2 points. समझ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गया, चार्ज करंट ईएमएफ समझ गया। इतना सबका क्लियर है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट को भी हम लोगों को कंट्रोल्ड मैनर में भेजना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस में बहुत ज्यादा करंट नहीं लगता, तो हम लोग वहां पे रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन, जो करंट को एक बैरियर देता है और एक इवनली करंट फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास एक वैली है, वैली भी नहीं मतलब गली, एक मेरे पास एक गली है जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को बिठा दिया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैंने खड़ा कर दिया और मैंने पीछे से एक बिबटिया लगा दिया, यहाँ से एक शेर आ रहा है भागो करके, तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। समझो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? फ्लो करना है। अब क्या है? अब यहाँ पे इनके बीच में कुछ रेजिस्टेंस है, हर्डल्स है, वो सब क्या क्या होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले समझो ये वो है हमारा चैनल है और इसमें से बच्चे भाग रहे। सबसे पहले आएगा लेंथ, फैक्टर्स में सबसे पहले आएगा तुम्हारा लेंथ। लेंथ मतलब जितना तुम्हारा कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब लेंथ बढ़ा तो, अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। फिर दूसरा है तुम्हारा, सेकंड है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर तुम्हारा ये एक कंडक्टर है तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पे एक सर्कल बना है उसका एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब समझो यही चैनल का मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिया, मतलब इसका एरिया मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे थे, जो बच्चे भाग रहे थे, उनका भागने की दिक्कत हो जाएगी, मतलब यहाँ पे उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने समझो एरिया बढ़ा दिया, अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल का एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये लोग इजीली फ्लो कर लेंगे, मतलब रेजिस्टेंस तो खत्म ही हो गया। तो वैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद तीसरा फैक्टर है हमारा रेजिस्टिविटी का। थर्ड फैक्टर रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग दिखाते हैं रो से, रो के सिंबल है। अब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो जो मटेरियल है, जो कंडक्टर है, उसका नेचर क्या है। जैसे अगर मेरे पास कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। पर अगर समझो मैंने लिया मेटल, गोल्ड, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो अगर समझो इसमें अगर एग्जांपल लिया, समझो अगर मैंने यही जो चैनल था हमारे जिसमें बच्चे भाग रहे थे, उसको अगर मैंने पानी का कर दिया, एक स्विमिंग पूल बना दिया यहाँ पे, तो नेचर बदल दिया मैंने उसका, तो वहां पे बच्चों को भागने में दिक्कत होगी। वैसे ही हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। उसके बाद एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या है कि सर रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बहुत इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? आर। रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है, और उसके बाद रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है ओम। याद रखना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। ओके, अब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मो या सीमेंस। ये क्या है इसका ऐसा यूनिट। अब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, कि कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को कितना इजीली फ्लो करा सकता है, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर, सिंपल। अब रेजिस्टेंस समझ गया, कंडक्टेंस समझ गया, फिर हमने बाकी एलिमेंट्री कंसेप्ट समझ गए। अब हम आते हैं ओम्स लॉ पे। सॉरी, उससे पहले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोला है अ पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। क्या बोल दिया कि सर एक सिल्वर वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम्स। ओके, और क्या बोला है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मैंगनीज वायर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीज वायर। मैंगनीज वायर क्या होता है, मैंगनीज वायर कुछ नहीं होता, एक अलॉय है जो मैंगनीज और आयरन से बनता है। हाँ, अब मैंगनीज वायर है, क्या बोला है, उसका लेंथ क्या है, 1/3 लेंथ है सिल्वर वायर का। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे दो अलग अलग मटेरियल दिया और उनका रेशियो दिया है, तो हमेशा याद रखना जो हमारा फैक्टर है, जो हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे एक न्यूमेरिकल बन सकता है तुम्हारा, तो ये फॉर्मूला सब लोग नोट कर लेना। हाँ, क्या बोला है, रेजिस्टेंस इतना दे दिया, तो हम लोग क्या क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी चाहिए, लेंथ चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, बराबर। तो यहां पे क्या बोला कि लेंथ ऑफ, क्या बोल दिया, लेंथ ऑफ मैंगनीज वायर इज 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ओके, एंड 1/3 डायमीटर, और क्या बोल दिया, डायमीटर ऑफ मैंगनीज वायर इज ऑल्सो 1/3 ऑफ डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिल्वर वायर। मतलब लेंथ ऑफ मैंगनीज भी 1/3 है, डायमीटर भी 1/3। डायमीटर मतलब क्रॉस सेक्शन, समझो अगर ये वायर है मेरा, तो क्रॉस सेक्शनल का डायमीटर, ये डायमीटर 1/3 है। ओके, अब डायमीटर भी 1/3 हो गया, और क्या बोला फिर, द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज वायर इज 30 टाइम्स रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। इतना हमको समझ गया, हमको लेंथ का कन्वर्जन मिल गया, रेजिस्टिविटी का कन्वर्जन मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें एरिया का कन्वर्जन चाहिए। हम लोग डायमीटर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का कन्वर्जन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को एरिया में करेंगे। कैसे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अगर समझो मैंने इसकी यहां पे सिल्वर की बात कर रहा हूं, यहां पे सिल्वर का रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ सिल्वर। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पाई d/2 का स्क्वायर। ये d किसका है, सिल्वर का। अब मैंगनीज का क्या होगा, मैंगनीज का क्या होगा, पाई सेम d ऑफ मैंगनीज अपॉन 2 का स्क्वायर, बराबर। तो एरिया ऑफ मैंगनीज क्या हो जाएगा, पाई, मुझे पता है कि सर d मैंगनीज, ये d मैंगनीज क्या है, d मैंगनीज क्या है, डी मैंगनीज क्या है, 1/3 ऑफ डी सिल्वर है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ डी सिल्वर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए। क्या आ गया हमारे पास, हाँ, क्या मिल गया हम लोग को कि सर जो एरिया ऑफ मैंगनीज है वो क्या है, पाई 1/3 डी ऑफ सिल्वर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये मिल गया हमको। अब क्या पता है, 1/3 अगर मैंने बाहर निकाल लिया, ए मैंगनीज, एरिया ऑफ मैंगनीज क्या हो जाएगा,
1/9, क्योंकि ये 1/3 स्क्वायर में था तो बाहर आके 1/9 हो जाएगा, पाई डी सिल्वर अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये क्या है सर, ये ए सिल्वर है, दिख रहा है, ये ए सिल्वर है क्योंकि ये डी सिल्वर है ना, ये ए सिल्वर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये ए सिल्वर है, तो क्या मुझे क्या मिल गया कि ए मैंगनीज जो है वो क्या है, ए सिल्वर का मिल गया, तीसरा रिलेशनशिप भी मिल गया मुझे। क्या क्या मिल गया, मुझे क्या कर रहा था, 3 रिलेशनशिप निकालने थे तो मैंने निकाल लिए, एक निकाल लिया लेंथ का रिलेशन, फिर रेजिस्टिव रिलेशन, यहाँ पे डायमीटर दिया था तो मैंने डायमीटर का एरिया में करके निकाल लिया। कैसे क्या वो समझ गए। अब मुझे क्या पता है कि सर रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज वायर इज इक्वल टू, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीज वायर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इनटू लेंथ ऑफ मैंगनीज अपॉन एरिया ऑफ मैंगनीज। अब सबका जो रिलेशनशिप निकालो सब पुट कर दो। रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इक्वल टू 30 ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इंटू लेंथ ऑफ मैंगनीज क्या है 1/3 इंटू लेंथ ऑफ सिल्वर, 1/3 इंटू लेंथ ऑफ सिल्वर। फिर उसके बाद एरिया क्या है, एरिया क्या है, एरिया ऑफ मैंगनीज क्या है, एरिया ऑफ सिल्वर अपॉन 9, एरिया ऑफ सिल्वर, एरिया ऑफ सिल्वर अपॉन 9। कैंसिलेशन करो, 3 10 30, फिर 9 ऊपर क्या 90 बराबर 90 इंटू रो ए जी इंटू एल ए जी अपॉन ए जी। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रो इंटू लेंथ अपॉन ए, क्या है ये रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर जो हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर दिया है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर मतलब रो इंटू लेंथ अपॉन ए, यही है तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर जो कितना दिया है 3 ओम्स। तो मुझे मिल गया यहां पे, ये क्या है रेजिस्टेंस ऑफ ए जी है, तो क्या हो जाएगा 90 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए जी जो कितना 3 है, तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 270 ओम्स। ओके समझ गया। ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। अब ये फॉर्मूला सब लोग याद कर लेना। उसके बाद ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, चार्ज, करंट, एमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सब का एक रिलेशनशिप दे दिया, एक लॉ दे दिया। क्या लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, वेणुगोपाल अय्यर, V इज इक्वल टू आई आर। क्या है, द करंट आई फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सीधी सीधी बात है, समझो वही पानी का एग्जांपल लिया अगर मैंने, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, मतलब मैंने एक टंकी इतनी ऊपर रखी है, एक टंकी इतनी नीचे रखी है, तो पानी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो उसी तरीके से, उसी एनालॉजी के साथ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, मतलब 9-10 वोल्ट का है तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, अगर 100-200 वोल्ट का तो और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्या बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या बोला, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सीधी सीधी बात है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, अगर करंट कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। तो इनका एक रिलेशनशिप दे दिया, क्या दे दिया, V इज इक्वल टू आई आर। मतलब अगर I बढ़ा तो V भी बढ़ेगा, अगर R बढ़ा तो I कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा क्रॉस में, IR। यह है तुम्हारा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मतलब कहीं कहीं जगह पे ओम्स लॉ, क्योंकि सारे हम लोग के सारे फिजिक्स में, सारे इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सब चीज आइडियल नहीं होती, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस। नॉन लीनियर डिवाइसेस मतलब जो दोनों तरफ से काम करते हैं। जैसे अगर मैंने समझो डायोड देखा सामने, सेमीकंडक्टर पड़ा है, अगर मेरे पास एक डायोड है, रेक्टिफायर में अगर देखा जाए तो वो
एक डायरेक्शन से काम करता है। तो ये यहाँ पे ऐसी जगहों पे ओम्स लॉ काम नहीं करता। डज नॉट अप्लाई टू नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स, सिलिकॉन कार्बाइड जो नॉन मेटल नहीं है पर कंडक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड। फिर वैलिड ओनली इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैलिड ओनली इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर से टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। समझ गया? ओम्स लॉ समझ गया, लिमिटेशन समझ गया ओम्स लॉ के। तो अगर ओम्स लॉ एग्जाम में है तो हमें ये लिखना आना चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, उसके बाद ये लिखना आना चाहिए, बस। ठीक है, ये हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए, जितना भी मैं सिखा रहा हूं उतना सब नोट करते जाइए। एक बुक और पेन लिख के बैठ के लिखने की आदत अभी से बना लो, तो आगे काम आएगी। तुम्हें किसी और पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे पास खुद के नोट्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में मिलते हैं जो कि है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स। थैंक यू।